लोगों को लूटा जा रहा है, समाज के लोगों को ऐसा लूटा जा रहा है, यहाँ के बच्चों को पढ़ाई से रोका जा रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ एक साहब छोटे छोटे बच्चों को राजनीति से जोड़ रहे हैं, अपना फोटो उनके बस्ता में चिपका रहा है। ये कहाँ तक जायज़ है? आप इतने छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 4 साल के बच्चे, आपका राजनीति कैरियर का बैग ढोएगा वो? उनको जहाँ बुक ढोना था, उनको जहाँ किताब और कॉपी और कलम उनके बस्ता में होना चाहिए था, वहाँ पर उसका एक फ़ोटो होता है कि एक प्रत्याशी है, उनका फ़ोटो होता है। ये कहाँ तक? वो नहीं जानते हैं। मैं ये बात खुल के बोलता हूँ। मैं मतलब प्रचार के लिए, प्रचार के लिए, और प्रचार तो कौन ऐसा नेता नहीं करता है? मुझे बता के दिखा दिए। हर घरों में आप तो फिर छोटे छोटे बच्चों के कंधे में क्यों? छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कंधे में, देखिए हमारी माँ और बहनों तक ये मैसेज जाए। पहला में हमारे जवान है या हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों में से नहीं है, क्योंकि बच्चे बैग लेकर के कहाँ आते हैं? घर आते हैं। उनके अम्मी कहते कि बेटा ये बैग कहाँ पाए आप? बोले हाफिज महोगनी। तो प्रचार है। तो प्रचार तो किए हम तो कह रहे हैं आपको ये प्रचार है, लेकिन प्रचार नहीं। हम तो देखिए इसमें हम फोटो डाले हैं, एक बैग में हम फोटो लगाए हैं। आज हम 15 रोड बनाए, उसमें कोई फोटो डाले हैं, एक सोशल मीडिया में दिखाए हैं कि हम कहाँ। कुछ कलेक्शन वगैरह का मामला है? हाँ, कलेक्शन का जो मामला है, मैं आपके चैनल से जनता जानना चाहती है, जनता को मैं बताना भी चाहता हूँ कलेक्शन हुआ कितना था और क्यों हुआ था वो पैसा। हाँ, आप बोले हिसाब, जनता को हिसाब 1 से 2 दिन के अंदर कब देंगे? 1 से 2 दिन के अंदर मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से सारा डिटेल निकाल करके बता दूंगा किन लोगों ने कितना नहीं दिया। वो लोग ज्यादा कर रहे हैं, करोड़ों में चंदा हुआ है। लाखों की चंदा हुई? हाँ, बिल्कुल हुआ है। मगर जनता तो जानना हाँ, चाहती है नहीं, कि ये लाखों की चंदा इतना बड़ा तो इन्वेस्ट नहीं हुआ। देखिए दोस्तों आदाब, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं खारूदा पंचायत की फैजान साहब की यहाँ। फैजान साहब ये हम न्यूज़ बिहार के संचालक हैं और इस क्षेत्र संख्या 11 से जिला पार्षद की उम्मीदवार हैं। आइए जानते कि फैजान जी पत्रकारिता छोड़कर आखिरकार राजनीतिक में अचानक क्यों कूदे। स्वागत है फैजान भाई आपका। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे इस स्टोरी को कवर करने के लिए आप हमारे घर पर आए हैं। सबसे पहले आपका खास करके सीमांचल एक्सप्रेस का और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात है फैजान भाई, आप अचानक पत्रकारिता छोड़कर राजनीतिक में दिलचस्प। यकीनन ये बात सोचने वाली है कि एक आदमी पत्रकारिता करता है, उनके बाद भी वो राजनीतिक में कैसे कदम रखता है। तो जब जब आप किसी लीडर के पास जाएंगे, उनका जो पॉलिटिक्स का अंदाज़ देखेंगे, तब तब आपको मन आएगा कि अगर मैं उस एंगल में रहता तो मैं इनको जवाब दे देता। इसलिए मैं चाहा कि इसको क्या बोलते हैं, पत्रकारिता करते करते पत्रकारिता करते करते हमको राजनीति की दिलचस्पी हो गई है। इसलिए कि मैं जब लोगों के पास जाके उनसे सवालें पूछने लगा तो उनके पास कुछ विज़न ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा था कि वो करना क्या चाह रहा है और क्या क्या वो कर रहा है। कुछ भी अपने आप को वो खुद सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है जो लीडर है। तो मैं चाह रहा था कि मैं सिर्फ सवाल नहीं बनूँ, जवाब भी बनूँ। तो अगर आप पत्रकारिता में हैं तो आप सवाल हैं और आप जवाब तब बनते हैं जब आप राजनीति में एंट्री मारेंगे। ये हमारा मानना है। अच्छा, एक बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सीमांचल के अंदर आते कि युवा इस बार जिला पार्षद में लड़ेंगे, ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए? देखिए काफ़ी ये बहुत ज़्यादा तो हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि युवा जो अब की बार उभर के आ रहे हैं, चाहे पंचायती राज का जिस भी चुनाव में हो, चाहे वार्ड मेंबर का हो, पंच का मेंबर में हो, समिति हो, मुखिया हो, जिला पार्षद का हो, यकीनन मैं अपने आप को युवा बोल के सबसे कम उम्र का लड़का हूँगा जो इस जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि युवाओं का जो भरपूर जो सपोर्ट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उनके साथ साथ युवाओं को कितना चुनौती है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे मामले में जाएंगे तो युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है। वैसे ब्लड डोनेट करने के लिए युवा आगे आएंगे, अगर किसी को मदद करने के लिए आगे आना होगा तो वो युवा आएंगे, किसी बड़े संघर्ष को का संचालन करेंगे तो वो युवा आएंगे। लेकिन जब किसी पंचायती में आपको जाना पड़ेगा तो वहाँ पर युवाओं को मौका नहीं मिलता है। ऐसे चीज़ों को तोड़ने के लिए मैं ज़रूर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड रखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अब की बार लोगों को ऐसे युवाओं को मौका देना चाहिए जो हर एक कामों में इंटरेस्टेड रखता हो, वो रात के 12 बजे आपके काम के लिए दौड़ सकता हो। ऐसे लोगों को मौका देने के लिए। आप एजेंडा क्या है आपका? अगर जनता के बीच जाते कुछ तो एजेंडा होगा आपका। बहुत आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया कि मैनिफेस्टो क्या है। आप बहुत सारे अगर लोगों से, लीडरों से सवाल करेंगे तो उनका मैनिफेस्टो ही कुछ नहीं होता। मेरा जो 3 काम है, जो मैं अपने आप 3 काम मैं अब मेन काम करना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहता हूँ, मोदी जी के जैसा जुमला नहीं देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं जुमलाबाज न हूँ न जुमलाबाज बन सकता हूँ, क्योंकि मैं पत्रकारिता की दुनिया से उभर करके राजनीतिक कैरियर में आया हूँ। मेरा जो 3 एजेंडा है वो होगा शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र। अगर मुझे लगता है अगर शिक्षा के क्षेत्र को संभाल लेंगे तो ये जो आज आपके समाज में चल रहा है
कि पैसे के बलबूते पर कोई जीत जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो आपके पैसे के लिए दर दर भटकेंगे नहीं, आप लोगों के पास भीख नहीं मांगेंगे स्वास्थ्य के लिए। आज आप देख लीजिए स्वास्थ्य केंद्रों का जो हाल है, वो आप खुद से बहुत सारे स्टोरी आपने कवर अप किया है, तो मैं देखा है कि कितना बदहाल है हमारा ये क्षेत्र। क्योंकि जब लीडर मजबूत नहीं होता है तो वो एजेंडा सारा गड़बड़ा जाता है। ये 3 जो मेरा है मेन मुद्दा होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। क्या आप मनीष कश्यप को जानते हैं होंगे? मनीष कश्यप को जी जानता हूँ। जानते हैं जी। मनीष कश्यप जी भी नेता से वो पत्रकारिता में आए, आप पत्रकारिता में छोड़कर नेता के, जी जी, मतलब ये क्या मनीष कश्यप को देख के कोई इंस्पायर हुए उसको देख के, या फिर उनसे कोई सीख मिली? जी, मैं किसी से न इंस्पायर हूँ न किसी से इंस्पायर होना चाहता हूँ। मैं खुद में अपने आप में मैं जब देखता हूँ झांक कर कि हमारे समाज में चल क्या रहा है, तो समझ में आती है चीज़ कि भाई आप जब कहीं घूमते हैं, कोई स्टोरी कवर अप करते हैं, तो आपके समाज में ऐसे लोग होंगे जो दबंगई, इतना दबंग है उनका, इतना दबंगई उस क्षेत्र में कि उनके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलना चाहता है। ऐसे लोगों से लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए हमारे लिए तो कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि मैं, क्योंकि देखिए नेताओं को लश्कर की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप दबंग है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दबंग हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बताता हूँ, नेता को लश्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो शेर होता है वो अकेले में शेर होता है। न मैं लश्कर लेके चलना चाहता हूँ, न लश्कर मेरे साथ चलेगी, न लश्कर लेके चला था मैं। क्योंकि मैं अकेले जब पत्रकारिता की लाइन में आया तो मैं अकेले किसी से लोगों से सवाल पूछता था, और आज भी डंके के चोट पे जाके कहता हूँ कि जिला परिषद का ये काम होता है। आज चले जाइए आप समाज में घूमिए, आपको पता चलेगा कि कितना क्या मुद्दा है जिन पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। और आप बोल रहे हैं कि आप दबंग हैं। अगर लोग मुझे दबंग मानते हैं तो हाँ मैं दबंग हूँ, लेकिन मैं आप उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप दबंगई के नाम पर वोट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको झोला धोना पड़ेगा। आप जिस तरीके से सीमांचल की राजनीति में देख रहे हैं कि आप उन्हीं लोगों को मौका दे रहे हैं जो लोग दबंग हैं, जो लोग बट्टा वसूल करते हैं, उन लोगों को आप वोट दे देते हैं, तो कैसे समाज का भला होगा? आप ये बता दीजिए। अगर आप पत्रकारिता में ऐसे लोगों को कब आप पत्रकारिता के माध्यम से कब सवाल किए? मैं कब सवाल? हाँ, कब सवाल किए, ये बात भी आपका जायज़ है। मैंने कई सारे स्टोरी कवर अप किया है, जिसमें मैं आपको आप अगर इसमें यूट्यूब का लिंक डालना चाहेंगे तो डाल दीजिएगा। बहुत ऐसा स्टोरी है जिसमें लोग बोलना नहीं चाह रहे, वो इसलिए डरे हुए हैं उन समाज से। आप क्यों नहीं बोले? अगर कोई दबंग है आप क्यों नहीं बोले? मैं बोला हूँ, मैं खुद फेसबुक में डाला हूँ, आपने उसमें कमेंट किया, फिर बोलते आप दबंगों को क्यों नहीं कर। मैं ऐसे ऐसे दबंगों को उनके मुंह पे जवाब दिया हूँ। नाम तो होनी चाहिए, दबंग कोई भी नाम होनी चाहिए, नाम होनी चाहिए। लेकिन इस सवाल से बचते हुए सभी नेता लोग नजर आएंगे, क्योंकि एक राजनीतिक कैरियर है, इसमें नाम लेने से गुरेज करना चाहिए आपको कि ठीक है मैं उनको। या डरते हैं? क्या डरते हैं? ऐसे लोग तो डरते हैं। बिल्कुल नहीं डरता हूँ। जब मेरी उनके और मेरा सामना होगा तो नहीं डरूंगा, लेकिन मैं उनका इस यूट्यूब के माध्यम से मैं उनको नहीं कहना चाहूँगा, बुरा भला नहीं कहूँगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आप ये मत समझिए कि फैजान का जो बॉडी देख करके आप उनको नाप लेते हैं, ये बहुत गलत फहमी है आपका। क्योंकि मैं जिस मुस्तैदी के साथ निकला हूँ इस समाज को लड़ने के लिए, आपने नहीं देखा क्या मैंने कई संघर्ष किए हैं? देखा है। तो रेगुलर मैं समाज के लिए बोलता हूँ, तब भी समाज के लिए मुझे डराया जाता है। कई बार मैंने डायरेक्ट फेसबुक में लिखा है कि आप समाज के नाम पर अगर मैं समाज से सवाल करता हूँ तो डराइए मत, आप लोग भी समाज से सवाल। संघर्ष अगर आती है तो इस वक्त चर्चा में है खरखरी पुल जी, खरखरी भेरवेरी जो पुल है, ये संघर्ष समिति में जाते हैं, आप उनके साथ के अध्यक्ष थे। जी जी जी, अब है या नहीं है? मुझे पुल निर्माण संघर्ष कमेटी जी जी उनके अध्यक्ष थे जी। अब क्या हुआ? आपको क्यों हटाया गया? नहीं, हटाया भी नहीं, क्या कौन बोला? लोग कहे कि आपको हटाया गया। कुछ कोई लोग नहीं कहेगा कि पुल निर्माण संघर्ष कमेटी का अध्यक्ष कौन था, कौन है, कौन नहीं जानता है। अब पुल निर्माण संघर्ष कमेटी में सबसे बड़ा रोल किसका है वो दुनिया जानती है। किसी को पोस्ट से हट जाने से, पुल संघर्ष समिति में जितने भी लोग थे लगभग लोग चुनाव लड़ रहे थे। क्या ये राजनीतिक चमकाने के लिए, या फिर एंड वक्त पर उस चीज पर कूदना, वो मुद्दा को उठाना, उस मुद्दा को जनता के समक्ष रखना, क्या ये राजनीति का एक हिस्सा है? या फिर जैसे कि फैजान बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, और भी जितने भी आप जानते हैं, जितने भी आपके बैनर तले थे लगभग लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये राजनीतिक कैरियर चमकाने के लिए, या फिर वाकई पुल संघर्ष जो कमेटी है पुल निर्माण करने के लिए ये संघर्ष सरकार से मांग कर रही थी, या फिर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये कमेटी बनेगी? अब पुल निर्माण संघर्ष कमेटी का जो हम एक अध्यक्ष होने के, जिस तरीके से आप बोले कि अध्यक्ष पद से हटाया गया, ना मैं अध्यक्ष पद चाहता हूँ ना ऐसा कोई हमको बना, बस लोगों का मर्जी था कि आप संभालिए इसको। अब मैं इसके आपके चैनल के माध्यम से इनको आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। अगर हमारे इस समाज में पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के नाम पर कोई वोट मांगता है
तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपना जूता खोलेगा और रसीद कर दीजिएगा उनको। ऐसी अभी क्यों? अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ इतना दिन नहीं, मैं बता रहा हूँ पुल फैजान निर्माण जी तब भी संघर्ष, थे। ठीक ठीक, फैजान जी तब भी काम कर रहे थे, चुनाव अब के भी 2 काम माह करेंगे। पहले क्यों? देखिए चुनाव के 2 महीना पहले नहीं, कल भी स्टोरी कवर अप हुआ है, मैंने उन लोगों का साथ दिया है। कल भी न्यूज 18 लोगों ने, चुनाव है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, कल भी न्यूज 18 वालों ने हमको बोला कि आप इंटरव्यू दीजिए, लेकिन मैं इसी एजेंडे के तहत इंटरव्यू नहीं दिया कि कहीं लोग ये ना समझे कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। महानंदा पुल खरगड़ी को जो भी पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश करेगा उनको बेनकाब किया जाएगा। सुनने में अगर मेरी बात को सुन लीजिए, अगर इनके बैनर तले कोई भी ये कह रहा है कि हमारी कुर्बानी है उसमें और उसके नाम पर वोट मांग रहा है, तो ये बेबुनियाद बात है। क्योंकि एक फैजान के बोलने से पुल निर्माण संघर्ष कमेटी का इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था। यहाँ की पूरी अवामुन्नास, पूरी जनता का समर्थन था हमको, तब जाकर के इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। और ये प्रोटेस्ट इंशाल्लाह कामयाब भी होगी। कल न्यूज़ 18 का कवर अप हुआ है, आज बड़े बड़े लोगों का कॉल आ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि आपकी जो टीम है, जी संघर्ष कमेटी जो है, जी। ये टूट गई है, ये बिखर गई है। अच्छा, क्यों? नहीं, ऐसा हमको कोई खबर नहीं है। बिल्कुल बिखर गई है। ऐसा हमको अब मैं सबूत दे रहा हूँ जी जी, आपको। बता अगर आप बताना चाहेंगे, कोई इसमें खटपट चल रही है आपके संघर्ष कमेटी पर, नहीं। या कुछ कलेक्शन वगैरह का मामला है आप लोगों को? हाँ, कलेक्शन का जो मामला है, मैं आपके चैनल से जनता जानना चाहती है, जनता को मैं बताना भी चाहता हूँ कलेक्शन हुआ कितना था, हाँ। और क्यों हुआ था, वो पैसा आखिरकार गया का? देखिए, हमारे जो पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के जो कुछ लोग मेंबरान थे, 16 मेंबरान थे, उनमें से बहुत सारे मेंबर थे जो लोग बस थे साथ में, लेकिन जो 16 मेंबर थे उनमें से किसी को अध्यक्ष, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को कोषाध्यक्ष चुना गया था। जो पैसे का मामला है, जो पैसे का मामला है, वो राही भाई संभालते थे। वो राही भाई संभालते थे। राही कौन है? राही है, ये हमारे खारुदे पंचायत का है, एक लड़का है, बहुत अच्छा साधारण दिल का है और नेक भी है। वो संभालते थे, उनके पास सारा हिसाब है, हमारी कमेटी के पास सारा हिसाब है। कितने अब जनता को आप लोग दिए, जनता को बायोडाटा दिए क्यों? हाँ, जनता को पैसा जनता की है। पैसा जनता की आप लोग दिए क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ, पैसा जो जनता की है, जनता को मैं हिसाब दे रहा हूँ। टाइम लगता है कोई भी चीज को, अब भाई, तक टाइम- दियो, अब तक दियो बस क्यों? अभी हिसाब बन रहा है, लगभग 15-20 दिन हो गए। नहीं हिसाब बन रहा है। मैं आपको सर, अगर खर्च हुई थी जी। तो अभी तक जनता को हिसाब क्यों नहीं? जनता देखिए- जानना चाहती है। देखिए, ये मेरा जी, सवाल जी, बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल, ये जनता की सवाल है। जनता का सवाल है, और जनता को मैं बेबाक कहीं पर भी निडर बन के मैं बताना चाहता हूँ कि आपका एक पैसा भी अगर किसी ने खाया है तो वो हराम खाया होगा। बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि ये पुल निर्माण संघर्ष कमेटी में अगर आपने 1 रुपये भी दान किया होगा तो वो आप बहुत ही ये सोच समझ करके दान किए होंगे, और कोई भी पैसा नाजायज खर्च नहीं होगा। आपको हिसाब, जैसे आपसे पैसा लिया गया था ऐसे आपको हिसाब दिया भी जाएगा। कब करेंगे? कब हिसाब देंगे? खारुदे पंचायत का लिस्ट तैयार हुआ, बरचौंदी का लिस्ट तैयार हुआ, भौलमारा का भी लिस्ट तैयार हो रहा है। अब आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के कुछ लड़के टूट रहे हैं। देखिए भाई, बात यह है कि अगर कहीं पर शादी है और उनका वकील कोई बनता है, तो जब शादी में 2 लोगों की मिलन हो जाती है तो वकील ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं गायब हूँ, मुद्दा गायब नहीं होना चाहिए। अगर फैजान अहमद को वहाँ से हटाया गया है, अगर बाय द वे आप बोल रहे हैं, लेकिन हमको कोई ऐसा खबर नहीं है, और हमारे सारे संघर्ष कमेटी के लोग, हमारी हर दिन बातचीत होती है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे कोई भी दुख नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ महानंदा पुल खरगड़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, महानंदा पुल भेरबड़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं तो लड़ाई लड़ ही नहीं रहा हूँ कि मुझे अध्यक्ष बनना है, मुझे कोषाध्यक्ष बनना है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं प्रिंस भाई। हाँ, आप बोले हिसाब, जनता को हिसाब 1 से 2 दिन के अंदर कब देंगे? कब देंगे? 1 से 2 दिन के अंदर मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से सारा डिटेल निकाल करके बता दूंगा, किन लोगों ने कितना पैसा दिया, किन लोगों ने लिखा करके नहीं दिया। जिन लोगों ने लिखा करके नहीं दिया वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं, करोड़ों में चंदा हुआ है। वो हजरात कह रहे हैं करोड़ों में चंदा हुआ है। मैं इस टॉपिक को बिल्कुल कुछ नहीं छेड़ना चाहता लोग, हूं। जनता ये कह रहे कि लाखों की चंदा हुई है। हाँ बिल्कुल हुआ है। मगर जनता तो जानना हाँ, चाहती है नहीं, कि ये बिल्कुल। लाखों की चंदा इतना बड़ा तो इन्वेस्ट नहीं हुआ है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, लाखों का चंदा भी हुआ है, लगभग 1,40,000 के करीब में चंदा भी हुआ है। मैं इस बात को मानता हूँ। अब 1,40,000 में क्या क्या हुआ वो क्यों नहीं पूछना चाह रहे हैं? अगर उनके लिए आप एक वीडियो बनाएंगे तो एक अलग सा ही वीडियो बन जाएगा। नहीं, ये नहीं, आप मेन थे जी, संघर्ष कमेटी की जो टीम जी। थी, उसमें से आप, एक फैजान अहमद था, ये एक चेहरा था, जी। मतीन इकबाल था, ये एक चेहरा था, असद इकबाल था, ये एक चेहरा था, सज्जाद थे, वो एक चेहरा था, छोटू या फिर कोई और थे, ये एक चेहरा था। आप लोग एक चेहरा थे। सवाल जब होती है, जब राजनीतिक या फिर रणनीति दोनों की होनी चाहिए। जी जी,
तो मैं सवालों से बच भी नहीं रहा हूँ, मैं सवालों से बच भी नहीं रहा हूँ। मैं बस आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। क्या ये जब हम पूछ रहे हैं इसलिए नहीं, दिया नहीं, जाएगा? नहीं, नहीं, या आप पता कीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेके मैं भेज देता हूँ, आप चैनल के माध्यम से चलाइएगा। 2 दिन पहले से ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि इन लोगों ने चंदा दिया, इन लोगों ने नहीं दिया। वो बाज़ाब्ता एक लिस्ट तैयार हुआ, अभी ये शेयर किया गया है। बाकी ये भी शेयर किया जाएगा कि हमारा खर्च कितना हुआ है, आया कितना है, इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, ये सारा खर्च करके दे दिया जाएगा। और ये जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे फैजान अहमद चुनाव लड़ रहा हो, चाहे कोई भी बंदा चुनाव, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के इस कमेटी को बेच दिया गया तो आप बेच दीजिए। कोई अगर चंदा ज़्यादा दे दिया है और आप उनको उस कमेटी को उसके नाम सौंप रहे हैं तो आप कमेटी को सौंप सकते हैं, कमेटी के लोगों को नहीं सौंप सकते ना। मैं कह रहा हूँ आप प्रिंस भाई किसी के पक्ष में चले जाए, वो अलग मसला है, लेकिन फैजान तो सिर्फ मानंदा पुल खरखड़ी भेरभेरी के लिए लड़ रहा है ना, तो मैं लड़ता रहूँगा, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। इलेक्शन के बाद भी लड़ूंगा, इलेक्शन से पहले भी लड़ूंगा। ये हमारा, क्योंकि ये हमारा एक मेन अहम मुद्दा है भाई। ये आप कहिए कि आप इलेक्शन के बाद भी हम खरखड़ी पुल के लिए लड़ते रहेंगे? जी बिल्कुल। बहुत सारे नेता जो बड़े नेता थे, हम लोग, आप लोग तो छोटा नेता, जब बड़े नेता थे वो भी चुनाव के एंड वक्त पर उस पुल के लिए लड़े। जब उन लोग जीत गए तब लड़ना बंद कर दिए। फैजान या फिर उनकी टीम जब पंचायत चुनाव आ गई है, एंड वक्त पर खरखड़ी पुल के लिए लड़ रहे हैं। अब ये मुद्दा ऐसा है कि घर अगर मेरा जल रहा है ना, तो मैं किसी भी हाल में उसको बुझाने की कोशिश करूंगा, बशर्ते कि घर मेरा जलना चाहिए। अगर दूसरे का जल रहा है तो पानी लाइए, मोटर स्टार्ट कीजिए, नहीं जा रहा है, ये अलग मसला हो गया। लेकिन घर मेरा जल रहा है, परेशानी हमको है, चाहे मैं इलेक्शन जीतूं या हारूं, इसके लिए मेरा जान हाजिर है। चाहे नॉमिनेशन के दिन भी अगर कोई प्रदर्शन करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, उसके लिए चाहे जैसी भी कुर्बानी देना होगा, मैं महानंदा पुल खरखड़ी के लिए अपनी कुर्बानी को देना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं चुनावी मुद्दा को लेकर उसको एक चुनावी रंग देने का कोशिश करूंगा तो बिल्कुल ये लोगों को, हमको मेरा गिरबान पकड़ के बोलना चाहिए कि आप महानंदा पुल के नाम पर वोट नहीं मांगिए। मैं सब लोगों से कहता हूं, अगर आपको कोई भी आदमी आपसे महानंदा पुल खरखड़ी के नाम पर वोट मांगता है, आप उनको उनका गिरबान पकड़िए और वीडियो बनाइए कि आपकी क्या कुर्बानी है, फैजान अहमद की क्या कुर्बानी। सब लोग जानता है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बस लोग जान रहे हैं, हो गया। इससे हमारा काम होना चाहिए ना, हमको लोग जान गए, इससे बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, काम होने से बहुत बड़ा मैटर करता है। हमको महानंदा पुल खरखड़ी चाहिए, इसीलिए मैं, लेकिन इससे पहले भी नेतागिरी था। 1 साल पहले से ही तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जिला पार्षद में आ रहा हूँ। ये तो आज लगभग 3 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है पुल का निर्माण। तो ये मुद्दा अभी से नहीं चल रहा है। जब विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था तब भी हमने पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया था, मैं तो दिया था ना। और लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, उन लोगों से सवाल कीजिए आप, और जो लोग कर रहे हैं उनको मोटिवेशन दीजिए, उनको बताइए कि नहीं आप सही कर रहे हैं। फैजान जी, एक बात है, पत्रकारिता और राजनीतिक में आप जो है अब तक क्या फर्क देखे? पत्रकारिता में ये है, जिस तरीके से सीमांचल की पत्रकारिता है, अगर ये सीमांचल में जितने पत्रकार आज की डेट में उभरे हैं, चाहे सोशल मीडिया का हो या प्रिंट मीडिया का हो या आपको टीवी चैनल का मीडिया हो, जो भी मीडिया काम करती है, अगर वो अपना काम सही से करे तो मुझे नहीं लगता है कि सीमांचल एक स्वर का टुकड़ा नहीं बनेगा, ऑटोमेटिक बन सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बिकने के कारण हमारा समाज बिखरता हुआ चले जाता है। अगर कुछ लोग कुछ लोगों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। पत्रकार बिके हुए हैं? जी बिल्कुल बिके हुए हैं पत्रकार। आज तो मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है, तो आप पत्रकार की बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है। आप क्या नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टोरी को कवर किया जाता है। मुद्दा है पंचायत चुनाव और वहां पर तालिबान का सवाल पूछा जाता है, तो क्या ये बिकी हुई पत्रकारिता नहीं है? बिका हुआ पत्रकार आपके देश को एक दिन डुबा देगा। इसलिए मैं पत्रकारों से अनुरोध करूंगा। आपको कभी किसी ने खरीदने की कोशिश की? बिल्कुल कोशिश किया है, मैं नाम जग जाहिर नहीं करूंगा, बिल्कुल कोशिश किया है। आप बिके? बिल्कुल नहीं बिका मैं, क्योंकि मैं मुद्दों से भटकना नहीं चाहता हूं। आपका जो मुद्दा है उससे मत भटकिए, तब तो आप समाज के लिए हैं। पत्रकार की सहाफत की जो दुनिया है ना भाई, वो अमानत की दुनिया है एक तरह का, क्योंकि आप पे लोग फेथ करते हैं कि आप जो सवाल पूछेंगे उससे हमारा कोई फायदा निकल के आए। बस ये नहीं कि हमारा ये चेहरा चमक जाए। आप किसी नेता के पास जाते हैं उनका चेहरा चमकाने के लिए नहीं, उससे सवाल पूछने के लिए, उनसे बेबाकी से सवाल पूछिए। हम उभर कर आ रहे हैं जिला पार्षद चुनाव में, अभी जो प्रेजेंट में जिला पार्षद है उन्होंने क्या काम किया है लोगों को बताइए, ये भी बताने वाली चीज़ है। और कुछ लोग जो अभी बता रहे हैं कि अगर हम जीते तो 2 लाख 4 लाख 10 लाख 15,000 आपके अकाउंट में घुसेगा, ये ऐसा एक चुनावी जुमला है। जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है बीजेपी से, सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत में है, लोग बोलते हैं कि बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना था कि अगर हमारी देश में सरकार बनती है तो सबके अकाउंट में 15 लाख होगा। ऐसे ही हमारे इस क्षेत्र संख्या 11 में कुछ लोग जुमला दे रहे हैं कि अगर मैं जिला पार्षद बना तो 2 लाख का घर बनाऊंगा। तो पहले अपने घर को सुधारिए हजरत,
पहले अपने चीज़ों को सुधारिए, पहले अपना जो डिसिप्लिन है बैठने का, चलने का, बोलने का, इन चीज़ों को सुधारिए, फिर किसी के अकाउंट में 15,000 रुपया घुसाइएगा। ये एक चुनावी जुमला बनेगा। ऐसी भी चीज़ को आप उभारने की कोशिश कीजिए। फैजान जी, क्या फिर से पत्रकारिता की दुनिया में लौटेंगे चुनाव बाद, या फिर नेता बनना पसंद? देखिए, पत्रकार और राजनीति का एक जो ना कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। हाँ, एक अलग अलग है। पत्रकार एक ऐसा है। जी, क्या फैजान जी फिर लौटेंगे अपनी दुनिया में, पत्रकारिता की दुनिया में, या फिर राजनीति की दुनिया में रहेंगे? देखो, मैं सवालों से कभी नहीं हट सकता हूँ। मैं सवाल करूंगा। अगर आप हमारे इस क्षेत्र के लीडर हैं तो मैं लीडरों से सवाल करूंगा, चाहे वो जिस हाल में हो। मैं नेता बनूं या नहीं बनूं, नेता जो चुना जाता है यहाँ के लोगों के, यहाँ की जो जन समर्थन है, अगर वो मुझे हासिल है, जितने लोग मुझे वोट देंगे, मैं तो उनका नेता हूँ। जितने भी जिला परिषद अब तक जीते, सब तो वादा करते थे कि हाँ अगर जीत जाए तो ये करेंगे, मगर जब जीत जाए तो खेत देखिए, उनके विजन और मिशन में बहुत अंतर होता है। वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। अगर आपको लगता है क्या कोई जो 2 लाख का वादा कर रहा है हर लोगों को, ये दे सकता है? एक पॉसिबल है? आप ये बताइए। कोई लोग कह रहे हैं कि मेरा ट्रक में पैसा आ रहा है, बागडोगरा हवाई अड्डे में मेरा ट्रक में पैसा उतरता है, ट्रक से पैसा आता है। इन चीज़ों को हमारे यहाँ के लोग मान भी जाते हैं, बहुत आसानी से मान जाते हैं। मैं उन लोगों को कहता हूँ, भाई ये बागडोगरा में जो जहाज़ें उतरती है वहाँ पहले चेक होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, कितना पैसा आया। ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा ट्रक में पैसा आता है, ट्रक को मैं वैसे वापस कर देता हूँ कि मुझे एक ट्रक पैसा नहीं चाहिए, हमारे घर में 50 ट्रक पैसा भरा हुआ है। ये ऐसे ऐसे चुनावी जुमले वाले लोग हैं, इनको हम क्या कहें? हंसी भी आ रही है, लेकिन समाज के लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपसे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, चाहे फैजान को चुने या ना चुने, लेकिन ऐसे लोगों को चुने जिस क्षेत्र में हो, चाहे वार्ड मेंबर का हो या जिला पार्षद का हो। ये पंचायती चुनाव का एक बहुत बड़ा रोल करता है प्रिंस भाई। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जिसको भी चुने वो एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, और एक विजन होना चाहिए उनके पास, एक मिशन होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा, और उनके पास एजेंडा होना चाहिए। कितने स्कूलों में आप काम करेंगे, कितने जगह आप स्वास्थ्य केंद्रों में काम करेंगे। एजुकेटेड होना चाहिए। अब जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर चुनाव जो लड़ रहे हैं, इसमें पैसा की सख्त जरूरत होती है। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग पैसा के दम पर जीतते हैं जी, क्योंकि जनता है जो बहुत सारे एजुकेटेड नहीं देखते हैं, वो देखते हैं पैसा। आप ऐसे लोगों को संदेश तो कुछ देना चाहिए। जी, मेरा ये संदेश ये भी है कि इससे गुजरा हुआ जो विधानसभा चुनाव है, आप इसमें बखूबी देखें कि हर लोगों तक 1,000-2,000 रुपया पहुंचाने का कोशिश किया, लेकिन वोट उसको मिला जिन्होंने 1 रुपये भी नहीं पहुंचाया। 1 रुपये भी किसी के घर तक नहीं पहुंचा। सहानुभूति के एक सहानुभूति के तहत ऐसे ही मुझे फैजान को सहानुभूति मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फैजान को तो सहानुभूति मिलना ही मिलना है। चाहे जिस मुद्दे पर आप, पत्रकार से उछल करके मैं आया हूँ आपकी आवाज़ बनने के लिए कि मैं आपके मुद्दों को ब्लॉग में सही तरीके से पेश करूँगा, तो हमको तो सहानुभूति मिलना ही मिलना है। पत्रकारों की भी सहानुभूति मिलेगी, और जो बड़े बड़े समाज सेवी उनकी भी सहानुभूति मिलेगी, जितने भी लोग शिक्षाविद लोग हैं उनकी भी सहानुभूति मिलेगी। और मुझे पुरखुलूस उम्मीद है यहाँ की जनता से कि यहाँ की जनता ने दिमाग में एक बैठा लिया है कि फैजान को वोट देना है, चाहे हारे या जीते। वो मुकद्दर तय करती है कि फैजान को वोट देना है, वो उनकी जीत और हार वो तय करेगी कि आप वो जीत रहा है या हार रहा है। लेकिन यहाँ का लोगों का जो मूड है वो बदलाव है, और उस बदलाव में फैजान को लोगों ने चुन लिया है मन से। अब आप उनके मुंह में पैसा दें, हजारों जगह मीटिंग रख लें, ये मीटिंग कुछ काम के नहीं है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब जब चुनाव आते हैं तब तब चुनावी नेता जो लोग मेंढक की तरह, बरसाती मेंढक की तरह निकलते हैं, ये लोग समाज में जाते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी की शादी में 50,000 दूंगा, इनके घर में बनाने के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। ये सिर्फ चुनावी जुमला होता है साहब। अगर आप समझेंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को लूटा जा रहा है, समाज के लोगों को ऐसा लूटा जा रहा है, यहाँ के बच्चों को पढ़ाई से रोका जा रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ एक साहब छोटे छोटे बच्चों को राजनीति से जोड़ रहे हैं, अपना फोटो उनके बस्ता में चिपका रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? आप इतने छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 4 साल के बच्चे, आपका राजनीति कैरियर का बैग ढोएगा वो? उनको जहाँ बुक ढोना था, उनको जहाँ किताब और कॉपी और कलम उनके बस्ता में होना चाहिए था, वहाँ पर उसका एक फ़ोटो होता है कि एक प्रत्याशी है, उनका फ़ोटो होता है। ये कहाँ तक जायज़ है? अगर ये जायज़ है तो आप अपने बच्चों को पढ़ाना भूल जाइए, छोड़ दीजिए। आप दबंगई के नाम पर वोट दीजिए, आप पैसे के नाम पर वोट दीजिए, और अपने बच्चों को आपसे विनती है कि पढ़ाना छोड़ दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं तो पढ़ाना छोड़ दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि समाज में एक बदलाव आए, एक समाज में ऐसे लोग उभर कर आए जो समाज की खिदमत करेगा, तो आप फिर पैसे के बलबूते पर मत जाइए, दबंगई के नाम पर मत जाइए, और समाज के उन लोगों को चुन के लाइए, उनका साथ दीजिए। 1 कप चाय और 3 महीना की आपका उनके साथ भाग दौड़ से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी साहब। 5 साल फिर आपको दर दर भटकना पड़ेगा, ब्लॉकों का चक्कर लगाना पड़ेगा, सीओ साहब के पास जाकर के उनका पैर पकड़ना पड़ेगा, कर्मचारियों के पास दौड़ना पड़ेगा। आज कितने जिला परिषदों ने ऐसे काम को उठाया, आप बताइए। आपका जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, दौरा कर रहे हैं। जी मैं दौरा कर रहा हूँ बंदरझूला, डुमरिया, मालिन गाँव।
हमारा पौवा खाली अभी नगर पंचायत के इसमें है और बन भी गया है। उसके बाद भौलमारा, रसिया, खारूद है। इस पार की जो जनता है, यहाँ की जो जनता है, जो युवा है, खास करके युवा पीढ़ी, जिन लोगों का अब की बार वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है, उनका वोट तो तय है कि फैजान अहमद को जाएगा। अब आखिर में जाते जाते जनता को 1 मिनट में कुछ शब्द अगर जानना चाहेंगे। जनता को मेरा एक मैसेज ये भी है जी। कि आपके पास 7 पंचायतों का ये चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, आपका बेटा फैजान अहमद। अगर आपका इसी उम्र का कोई बेटा होगा तो आप फैजान को बेटा समझ लीजिए और ये समझ के उनको उनका सपोर्ट कीजिए, दुआएं दीजिए इनको कि अगर आने वाले वक्त में फैजान जिला परिषद चुना जाता है, एक फ़ोन पे 12:30 बजे रात में मैं उनको बुला सकता हूँ। एक फ़ोन पे मैं उनको यहाँ पर अपने घर में बुला सकता हूँ। किसी भी मुद्दे पर से मैं उनको आगाह करा सकता हूँ। उनके घर पर जा करके मैं जिला परिषद नहीं बोलूँगा, मुझे फैजान करके बोल दे, एक बेटा के नाम पर वो वोट दे और एक भतीजा के नाम पर वोट दे। जो लोग भाई मानकर वो मुझे वोट दे, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा कि जहाँ तक हो सके हमारी इस आवाज़ को आप फैलाइए भी और जहाँ तक हो सके ऐसे युवाओं की मदद कीजिए, चाहे सरपंच का हो, चाहे समिति का हो, चाहे मुखिया का हो, चाहे मेंबर का हो, चाहे जिला परिषद का हो। मेरे भाई 7 पंचायत का चुनाव है ये, जिला परिषद का चुनाव आसान नहीं होता है। दबंगई के नाम पर लोगों को डराया जाता है, मुझे भी डराया जाएगा, लेकिन फैजान बेबाक है, न डरेगा, न डरा है, न डरा था। इसलिए जाते जाते जो मेरा संदेश है इनको आप भी पहुंचा दीजिएगा और आपसे एक विनती है कि इसको महानंदा पुल खरगड़ी को कोई पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप सभी देखने वाले और सुनने वाले को मुझे भी उम्मीद है कि आप जो खरखरी का जो चंदा है उस पुल के लिए इस चीज़ का हिसाब जनता को जरूर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत जल्द। ये थे फैजान जी, क्षेत्र संख्या 11 से जिला पार्षद के उम्मीदवार, सह हम न्यूज बिहार के डायरेक्टर। इनसे मिले, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के सबसे युवा कैंडिडेट होंगे। अब देखना ये कि जनता फैजान जी को प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे या फिर और कुछ। क्या है आपका राय? फैजान जी का बातों में कितना सहमति है, आप लोग कितना सहमत है, कितना दम है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और लास्ट में एक और विनती करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। फैजान जी कुछ जी, आपके चैनल के बारे में ये बोल दूंगा कि आप रेगुलर लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, तो खास करके जो लोग सीमांचल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप तक बहुत यूनिक खबर पहुंचाते हैं और समाज का जो भी बर्निंग इशूज होता है उन पे बात करते हैं। प्रिंस भाई सपोर्ट भी कीजिए प्रिंस भाई को, और जहाँ भी लगता है आपको कि ऐसा कोई बर्निंग इशूज है वहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, प्रिंस भाई आप तक पहुँचने की कोशिश करें। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का।